हेलो साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम महत्वपूर्ण दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश लेकर के आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आज के इस सीरीज में देखते हैं कि किस तरीके से गुलाम वंश का प्रारंभ होता है और गुलाम वंश का प्रारंभ किन किन शासकों द्वारा होता है। आइए दोस्तों, गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो गुलाम वंश का प्रथम शासक वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। मगर इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत काल है वो कैसे प्रारंभ हुआ। आइए इसके बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल ये प्रारंभ होता है। इसमें कौन कौन से वंश आते हैं ये परीक्षा में भी बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पूछा जाता है। इसमें आता है आपका गुलाम वंश, आपका आता है खिलजी वंश, आपका आता है तुगलक वंश, आपका आता है सैयद वंश, सैयद वंश, आपका आता है लोधी वंश, जहां से मुगल काल की स्थापना होती है, इब्राहिम लोधी को बाबर द्वारा मार जाने के कारण। अब गुलाम वंश की स्थापना कौन से सन में हुई? 1206 से 1290 तक। और आपका खिलजी वंश की 1290 से आपका 1320 तक। तुगलक वंश की 1320 से 1398 तक। और आपकी सैयद वंश की हुई 1398 से 1491 तक। लोधी वंश की हुई आपकी 1491 से 1526 तक, जहां पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अब देखिए साथियों, आपको ये बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये काल याद करने अनिवार्य हैं। इनकी एक ट्रिक भी है जिसके द्वारा हम इन्हें बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। लिख लीजिए, गुल खिला तसले में। तसले में यहाँ पे साइलेंट है। गुल से आपका गुलाम वंश हो जाएगा, खा से खिलजी वंश हो जाएगा, और आपका ता से तुगलक वंश हो जाएगा, सा से सैयद वंश हो जाएगा, ले से लोधी वंश हो जाएगा। ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। आइए साथियों, इसके विस्तार में जाते हैं। इसी तरीके से इसी क्रम में हम इसको पढ़ना है, क्योंकि संविधान के इतिहास के हर कंसेप्ट को क्लियर कराना है। इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि सल्तनत काल से आएगा तो आपका छूट नहीं पाएगा। इसी क्रम में पढ़ना है। अब हम आज देखेंगे आपको गुलाम वंश। गुलाम वंश ये पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे ही गुलाम वंश समाप्त होगा, खिलजी वंश पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश पढ़ेंगे, फिर सैयद वंश पढ़ेंगे, फिर लोधी वंश पढ़ेंगे। इसकी पृष्ठभूमि में ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला, तो ये लगभग आपका 84 वर्ष चला। और ये 1290 से 1320 तक ये लगभग 30 वर्ष तक चला। 1320 से 1398 तक लगभग ये शायद 78 वर्ष चला। इस तरीके से ये प्रश्न भी पूछा जाता है, बहुत बार आया है कि दिल्ली सल्तनत काल का सबसे अधिक समय तक चलने वाला वंश कौन सा था। तो जैसे ये दे देगा इनमें से, यदि गुलाम वंश होगा तो गुलाम वंश को आप टिक कर देंगे। इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। आइए
अब हम प्रारंभ करते हैं आपका गुलाम वंश का जो प्रारंभ करते हैं हम इससे। देखिएगा, अब इसमें यह भी जानना जरूरी है, आपको देखना है, समझना है कि मैंने बता दिया 1206 से आपकी 1290 तक इसकी स्थापना हुई है। अब देखना है गुलाम वंश का जो प्रशासक है प्रथम, तो वो कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक, तो आपको बिल्कुल याद रखना है संस्थापक। तो संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको याद रखना है आपको। अब अगला प्रश्न इसमें क्या क्या हो सकता है कि जो गुलाम वंश था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो एक तुर्क जनजाति का था। तुर्क जनजाति, ये ध्यान रखें, तुर्क था और ये जनजाति का था। ये प्रश्न भी कई कंपटीशन में पूछा गया है, कई दोस्तों को ये मालूम नहीं होता है। मैं इसे गंभीरता से आपके सल्तनत काल में गुलाम वंश में गहराई में जाकर के आपको बताऊंगा। अब गुलाम वंश में जो ये था, इसको अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा था, क्योंकि ये गुलाम था। अब्दुल अजीज कुकी द्वारा खरीदा गया। कुकी। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये बहुत सुरीले ढंग से, बहुत सुरीली आवाज में ये कुरान पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खां कहा गया। कुरान खां क्योंकि कहा क्यों गया? सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण। ये ध्यान रखिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित क्या क्या बात हो सकती है? हाँ, एक बात हो सकती है, उसके बाद में पहले तो अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा, उसके कुछ दिन बाद में गजनी से लाया गया, वहां मोहम्मद गोरी ने खरीदा। मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये, फिर गोरी ने खरीदा। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में साथियों, इसे एक गोरी ने आमिर ए आखूर की उपाधि दी। आमिर। खरीदने के बाद में, इसकी योग्यता को देखने के बाद में, इसकी सैन्य कुशलता को देखने के बाद में इसे अमीर ए आखूर की उपाधि दी। ऐबक की जो राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो लाहौर थी। साथियों, कुछ दिल्ली निशान लगा देते हैं, नहीं, अभी तो लाहौर ही थी। उसके बाद में इसने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की, बल्कि इसकी उपाधि जो थी वो मलिक और सिपह सलाहकार की थी। नंबर एक मलिक की, उसके बाद में सिपह, जो सिपह सालार होते थे, ये सिपह सालार की उपाधि, ये दो उपाधियां उसने धारण की, जो परीक्षा में, कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है। और इससे संबंधित क्या क्या जानकारी हो सकती है, ये देख लीजिए। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श। लाख बख्श साथियों क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था, लाखों का दान देने वाला था, बहुत दयालु किस्म का व्यक्ति था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। जब भी दान देता था 1 लाख से कम नहीं देता था, लो भाई ले जाओ, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। उसके बाद में इसने निर्माण क्या क्या कराया, ये बहुत बार आता है। कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और क्या क्या करवाया इसने? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। और क्या क्या करवाया इसने? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ये प्रश्न कई बार आता है। और निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, मगर इसको पूर्ण जो करवाया था
वो इल्तुतमिश को करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। चौथी मंजिल के स्थान पर मंजिलें बनवाई थी किसने? इल्तुतमिश ने। अच्छा, इसकी मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय। ये प्रश्न भी कई बार आता है। चौगान खेलते समय, घोड़े से लुढ़कते समय, घोड़े से नीचे गिर गए थे और मर गए थे। और मरे कब थे? 1210 ईस्वी में। इसलिए आपका गुलाम वंश का जो प्रथम शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसका कार्यकाल आपका 1206 से 1200 1210 के बीच में रहता है। ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इसी क्रम में, इसी सीरीज में पढ़ेंगे, ताकि बड़े बड़े आराम से पढ़ेंगे, जो कि एक भी प्रश्न आपसे छूट नहीं पाए। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बारे में देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो पढ़ेंगे वो शासकों को बड़े क्रम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, और राजधानी जो थी गुलाम वंश की प्रथम लाहौर थी। और मैं ये आपको बता सकता हूँ, प्रथम जो शासक था इसका वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। और आपका दूसरा शासक था आराम शाह। आराम शाह था। तीसरा जो शासक था आपका इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश। चौथा जो शासक था आपकी वो फिरोज फिरोज शाह, रुकुद्दीन फिरोज शाह थे। आपके पांच में जो थे वो आपकी रजिया थी, रजिया। और आपके छठे जो थे वो बहराम शाह थे। इसी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई गलती ना हो जाए। महमूद शाह आपके साथ में थे। आठ में आपके नासुरुद्दीन महमूद थे। नासुरुद्दीन महमूद थे। और आपके नौ में जो थे वो गयासुद्दीन बलबन थे। गयासुद्दीन बलबन, जिन्हें बलबन कहते हैं। और 10 में जो थे आपके केकूबाद थे। केकूबाद थे। और 11 में जो थे आपके क्यूमर्स थे। क्यूमर्स। साथियों, ये याद रखना भी है, बहुत जरूरी है। मगर ये क्रम मिलाने के लिए आए तो आपको इस तरीके से याद रखना है। मगर इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है? हम जो महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं वो आपको हमने बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है, इल्तुतमिश को पढ़ना है, रजिया को पढ़ना है, और आपको गयासुद्दीन बलबन को पढ़ना है। क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं, इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। किसी भी कंपटीशन को उठा के देख लें आप, यहीं से प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम इसी क्रम में चलेंगे। गुलाम वंश को समाप्त करने के लिए इसी क्रम में चलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक देख चुके हैं, अब आपका इल्तुतमिश आ गए। अब इल्तुतमिश की क्या क्या उपलब्धियां हैं ये आपको देखना है। देखिए, दिल्ली का जो पहला सुल्तान था, पहला सुल्तान अगर पूछा जाए दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, प्रथम और वास्तविक सुल्तान, तो वो था आपका इल्तुतमिश। तो आपका उत्तर होगा इल्तुतमिश। वास्तविक भी और पहला सुल्तान भी। और इसे क्या उपाधि दी गई थी? इसकी जो उपाधि थी, इसने जो इल्तुतमिश ने जो शासन को अपने क्षेत्र में मिलाया था, अपने क्षेत्र में जो राज्यों को मिलाया था, इसलिए उसे सुल्तान ए आजम कहा गया। सुल्तान ए आजम, ये इसकी उपाधि थी। और क्या क्या इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है? ये इलबरी जनजाति का था। इल्तुतमिश इलबरी इलबरी जनजाति का था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। और क्या क्या आपके प्रश्न हो सकते हैं? और आपके प्रश्न हो सकते हैं, ये बदायूं का सूबेदार था। पूछा जाता है कि इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का सूबेदार था। और क्या इससे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं?
ये इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्के चलाए थे, और अरबी सिक्के जो चलाए थे वो एक चांदी का टंका था। चांदी का टंका, चांदी का टंका था, और तांबे का जीतल था। तांबे का जीतल था। ये बहुत ही बार पूछे गए, मिलानों में भी पूछे जाते हैं। और इसने एक उपाधि धारण की थी खलीफा की, जिसे 1229 ईस्वी में, 1229 ईस्वी में जिसे खिलअत, खिलअत, खिलअत का प्रमाण पत्र मिला, यानी उपाधि मिली। और इसके बारे में और क्या क्या प्रश्न, हाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जैसे जहांगीर के शासनकाल में न्याय की जंजीर थी, उसी तरीके से इल्तुतमिश के काल में भी न्याय की जंजीर थी। ये बहुत से साथियों को मालूम नहीं होता है, मगर मैं इसके बारे में आपको विस्तार से तो नहीं बता सकता, मगर आपको संक्षेप में जरूर बता दूंगा। क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने महल में संगमरमर के दो शेरों की मूर्तियां स्थापित की थी, और उनके गले में दो घंटियां लटका दी थी, जंजीर डाल दी थी, उस जंजीर में घंटियां थीं। जब कोई व्यक्ति परेशान होता था, जब किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता था, जब किसी व्यक्ति को सताया जाता था, जब किसी व्यक्ति को बेकसूर मारा जाता था, तो सुल्तान के महल के पास जाकर के उन दोनों घंटियों को बजा दिया जाता था, और सुल्तान उसके बाद में अपने दरबार से, महल से निकल कर आते थे और न्याय करते थे। ये न्याय की एक जंजीर थी। ये आप ध्यान रखिए, कभी कभी ये प्रश्न आ सकता है कि न्याय की जंजीर किसने स्थापित की। अगर जहांगीर का नाम ना हो तो इल्तुतमिश भी आपको लगाना है, क्योंकि प्रश्न सेटर बड़े अजीब तरीके से प्रश्न छाप रहे हैं, इसलिए जड़ में जाकर के आपको प्रश्नों को देखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला आता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ये प्रश्न आता है कई बार, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ये बात इनसे संबंधित पूछी जाती है। रजिया बेगम को पद से जो हटाया था वो तुर्कों द्वारा हटाया गया, तुर्कों द्वारा। ये कहानी आप आराम से समझ लीजिए, तुर्कों द्वारा हटाया गया, क्योंकि ये कंसेप्ट भी आपके दिमाग में रहने चाहिए। और क्या क्या हो सकता है रजिया बेगम से संबंधित, ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रथम महिला शासिका ये ज्यादा आता है, बस इसी को आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। आगे है आपका गयासुद्दीन बलबन। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही हर कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है, और बार बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। इससे क्या, इसका जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। वास्तविक नाम अगर आ जाए, वास्तविक नाम बलबन का, तो बहाउद्दीन, बहाउद्दीन था। और क्या बात हो सकती है, और क्या प्रश्न उससे हो सकता है। बलबन जो था वो बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था। किसके द्वारा पकड़ा गया, मंगोलों द्वारा, मंगोलों द्वारा पकड़ा गया बलबन को। ये ध्यान रखिए, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे होगा देखना अभी। और क्या प्रश्न हो सकता है इससे। और इल्तुतमिश ने दिल्ली जो आया वो 1233 ईस्वी में आया, 1233 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिए। और क्या हो सकता है, हाँ इसने लौह एवं रक्त की, यानी रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिए। और क्या हो सकता है, ये जो इसकी विशेषता थी, इनने राजत्व के सिद्धांत अपनाए थे, जिसमें प्रथम सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया होता है। उसका मानना था, बलबन का मानना था कि सुल्तान बना हूं मैं, और मेरा जो पद है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है।
और मेरे अलावा कोई अगर है तो पैगंबर साहब हैं, उसके अलावा दूसरा स्थान मेरा ही है। और उसने कहा सुल्तान निरंकुश होना चाहिए। सुल्तान सुल्तान का पद निरंकुश होता है, ये बताया बलबन साहब ने। और क्या क्या हो सकता है इससे संबंधित जानकारियां आपकी क्या हो सकती हैं? बलबन ने एक फारसी त्योहार चलाया था जिसका नाम था नौरोज। नौरोज यानी 9 दिन चलने वाला, ये ध्यान रखें आप। और क्या क्या है इसे, वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, यानी उसका मानना था राजा नियामत ए खुदाई है। नियामत ए खुदाई यानी खुदा के द्वारा दी हुई नियामत है, ये मानते थे बलबन साहब। और इन्होंने एक वो चलाया था सिजदा और पाबोस रीतियां चलाई थी। एक सिजदा और एक थी आपकी पाबोस। देख लीजिए, इसे विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, मगर फिर भी समझ लीजिए सिजदा क्या था। सिजदा होता था कि जब कोई राजा के पास आता था तो बहुत दूर झुकता था, सर को झुकाता था, धरती पर टेकता था और फिर टेक टेक कर सुल्तान के पास आता था और फिर उसके पैरों को चूमता था। जब पैरों को चूमता था तो वो पाबोस रीति कहलाती थी, जब वो सिर को झुकाता था तो ये सिजदा रीति कहलाती थी। ये इससे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और भी हो सकता है उसने एक सैन्य विभाग का निर्माण कराया था। सैन्य विभाग, और जो सैन्य विभाग उन्हें स्थापित किया, इसका नाम था जो सेना के लिए था उसका नाम था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज, ये कई बार कंपटीशन में आता है कि दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा सैन्य विभाग से संबंधित है। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। और बलबन का जो सेना मंत्री था उसे इमाद उल मुल्क कहा जाता था। सेनापति को क्या कहा जाता था? इमाद ए मुल्क। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सारी जानकारियां बलबन से हैं। अगर आप इन्हें गंभीरता से समझ रहे हैं तो कोई प्रश्न बलबन से छूटने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अब आगे ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं, इसके बारे में गुलाम वंश की हमने पूरी हिस्ट्री पूरी कहानी आपको समझा दी, बता दी। अब इन प्रश्नों को देख लीजिए। जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका सही उत्तर होगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक था। संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपको ये भी पता है, मैंने अभी बताया 1206 से 1290 तक तो गुलाम वंश चला, मगर 1206 से 1210 के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था। आइए इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बता भी दिया है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ये कई बार कंपटीशन में आया है। मस्जिद है, मंदिर है, मीनार है, संत की झोपड़ी है, ये मस्जिद है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, ये पूछा है। नहीं दिया, आ भी सकता है कि दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया, फिरोज शाह तुगलक ने दिया जो अंतिम मजलिस बनवाई, तुगलक साहब ने नहीं दिया। तो इसका ये उत्तर है। और देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली जो स्थापना की वो आपने इल्तुतमिश ने की। वास्तविक सुल्तान है ये, वास्तविक संस्थापक है। उसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ये बता रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? अरे दिल्ली थी। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये आपकी रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका थी। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? प्रथम बार देखे गए, इसका क्या उत्तर हो सकता है आपका? ये आपका हो सकता है ये इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर इल्तुतमिश है। अच्छा, ये चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का
मूल नाम क्या था? ये बहुत बार प्रश्न आया। तेमचुन, तेमचुन नाम था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? तो ये मैंने बताया, बलबन ने अपनाई थी। फारसी त्योहार अपनाया था, जिसे नौरोज त्योहार कहा जाता है। सिजता पद्धति अपनाई थी। और आपका मैंने आपको बताया था पाबोस पद्धति अपनाई थी। ये इस तरीके की जो है बातें जो है कल मैंने आपको बता रखी हैं। हाँ, और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। इसमें मैंने आपको शुरू शुरू में ये बताया, इसका एक रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से कंप्लीट याद हो जाए। दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया जो गुलाम वंश है वो 1206 से 1290 ईस्वी के बीच चला, जिसकी आयु 84 वर्ष है। उसके बाद में खिलजी वंश आया जो 1290 से 1200 वो 1320 के बीच में चला। फिर तुगलक वंश आया जिसका शासन 1320 से 1398 तक चला। उसके बाद में सैयद वंश आया जो 1398 से 1491 के बीच चला। फिर मैंने आपको बताया था कि लोधी वंश आया जिसका शासनकाल 1491 से 1526 ईस्वी तक चला। और 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोधी और आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ। यहाँ से आपकी मुगल काल की स्थापना हुई। मैंने इसको याद करने का भी आपको तरीका बताया कि गुल खिला तसले में। गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तो ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और ला से लोधी वंश। इस तरीके से हमने इसको याद अभी कराया था। इसके बाद में हमने आपको बताया कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर थी। मैंने आपको यह भी बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 के बीच में। फिर आराम शाह आया। उसके बाद में इल्तुतमिश आया। उसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह आए। उसके बाद में रजिया सुल्तान आई जो पांचवी थी। उसके बाद में छठे बैराम शाह आए। उसके बाद में महमूद शाह आए। उसके बाद में नासरुद्दीन महमूद आए। और उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन आए। उसके बाद में केकुबाद आए। और केकुबाद के बाद में आपके आए थे क्यूमर्स। इस तरीके से मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है। उसके बाद में हमें इल्तुतमिश को पढ़ना है। उसके बाद में हमें रजिया को पढ़ना है। उसके बाद में हमें गयासुद्दीन बलबन को पढ़ना है। ये हम चारों को पढ़ चुके हैं। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी सॉल्व कर चुके हैं। और यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।